रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि इनपुट तथा आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पास इनपुट है और आउटपुट है उसके बीच टेक्निकल रिलेशनशिप, तकनीकी आपके पास जो संबंध है वो क्या है। तो अगर हमारे पास इनपुट जो भी है और आउटपुट जो है, क्योंकि इनपुट लगाने के परिणाम स्वरूप जो हमारे पास आपका इनपुट लगाने के बाद जो हमारे पास आउटपुट प्राप्त होता है, इसका एक विशेष प्रकार का टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो यानी प्रोडक्शन जो आपका फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इट विल बी रिप्रेजेंट, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर हम इनपुट लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनपुट के रूप में हम लेबर, लैंड आदि चीजों को लगाते हैं, तो वो हमारा जो आउटपुट होता है वो एक निश्चित आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है। तो इनपुट तथा आउटपुट के बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, इसमें एक वर्ड बड़ा प्रयोग किया जाता है टेक्निकल रिलेशनशिप का। ठीक है, टेक्निकल रिलेशनशिप। और इस टेक्निकल रिलेशनशिप के कारण ही एक जगह पर इनपुट जब हम लगाते हैं, कहीं पर इनपुट हम लगाते हैं तो आउटपुट का मान दूसरी जगह पर समान नहीं होता है। मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री दिल्ली में लगाते हैं, दिल्ली में लगाते हैं और इनपुट हमने 10 लगाया, आउटपुट हमारे पास 10 हो जाता है, तो हम कहेंगे ये दिल्ली की कंडीशन है। लेकिन अगर हमने अहमदाबाद में कोई इनपुट, कोई कंपनी लगाया, उसमें इनपुट लगाते हैं और हमारा आउटपुट सपोज दैट 12 हो जाता है, 10 इनपुट लगाओ, तो वहां का टेक्निकल रिलेशनशिप हमारे पास बहुत अधिक स्ट्रांग है। तो टेक्निकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट ये करता है कि व्हाट इज द क्लाइमेट कंडीशन, व्हाट इज द स्किल ऑफ द इनपुट, ये अदर चीजें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं प्रोडक्शन फंक्शन को। ये आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो एग्जाम्स में यही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इनपुट आउटपुट जो आपके पास होता है, इसका जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, इस टेक्निकल रिलेशनशिप को ठीक है कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं या क्या होता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये आवश्यक नहीं है कि सभी परिस्थितियों में अगर इनपुट आउटपुट का टेक्निकल रिलेशनशिप एक परिस्थिति में समान है तो अन्य परिस्थिति में भी समान हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, हर परिस्थिति और माहौल पे इसका टेक्निकल और आपका जो टेक्निकल रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू परिवर्तित होता रहता है। तो ये क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, जो हमारे पास टेक्निकल रिलेशनशिप है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और जहां पर ऑप्टिमम टेक्निकल रिलेशनशिप होगा, टेक्निकल रिलेशनशिप ऑप्टिमम का मतलब होता है टेक्निकल रिलेशनशिप ऑप्टिमम होते हैं, यानी जहां पर एक कम इनपुट लगाने से हमें आउटपुट अधिक ज्यादा प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे वहां पर ऑप्टिमम टेक्निकल रिलेशनशिप है, वहां पर अनुकूलतम तकनीकी संबंध है और उस एरिया को हम विशेष एरिया के रूप में जानने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कपड़ा उद्योग है वो कहां पर स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद में क्यों स्थित है, क्योंकि यहां पर जो कपड़े उद्योग का टेक्निकल रिलेशनशिप है वो ऑप्टिमम है। ठीक है, अदर जगह पर इनपुट और आउटपुट के बीच में जो संबंध पाया गया वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं पाया गया, इसलिए वहां पर कपड़ा उद्योग ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए कि अगर पूछिए कि उत्तराखंड में, यूके में क्यों नहीं कपड़ा उद्योग है, तो यूके में नमी ज्यादा पाई जाती है और नमी जब पाई जाती है तो मशीनों में जो तागा होता है जो आपके पास, वो प्रॉपरली नहीं वर्क कर पाता मशीन से, जिससे बार बार टूटता है और कपड़ा उद्योग क्या हो जाता है, प्रभावित होता जाता, तो वो गुणवत्ता नहीं प्राप्त होती है। तो कपड़ा उद्योग के लिए आवश्यक ये है कि वहां पर इनपुट आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, कॉम्बिनेशन है, प्रॉपरली काम करे। तो जैसे अहमदाबाद एक ऐसे जोन पे आ जाता है जो आपके कर्क रेखा के आसपास आ जाता है, जहां पर न तो ज्यादा सूखा होता है, जैसे साउथ इंडिया में आपका पाया जाता है कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, और दूसरा क्या होता है, तो ये ऑप्टिमम स्टेज है अहमदाबाद के पास, ना ज्यादा अधिक क्या होते आपका सूखा मौसम है और ना ही ज्यादा आर्द्र है, इसलिए दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है जो कपड़े उद्योग के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है और यहाँ पर टेक्निकल रिलेशनशिप ऑप्टिमम हो जाता है। तो इस प्रकार कारण क्या होता है कि हमारा
प्रत्येक उद्योग का एक विशेष एरिया बन जाता है, क्योंकि वहां पर हम लोग टेक्निकल रिलेशनशिप को ऑप्टिमम करने की बात करते हैं। तो पहली चीज तो अब क्लियर हो गई कि इनपुट और आउटपुट के जो कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन में एक विशेष रिलेशनशिप पाया जाता है, तो वो विशेष रिलेशनशिप को हम लोग टेक्निकल रिलेशनशिप नाम देते हैं। और यह टेक्निकल रिलेशनशिप हर जगह पर और हर परिस्थिति में अलग अलग होता है। दूसरी चीज जो होती है, हमारा आउटपुट, जो हम लोग क्यू के रूप में जानते हैं, क्यू के रूप में जो आउटपुट जानते हैं, इट विल बी डिटरमाइंड बाई, ये डिपेंड किस पे करता है, लेबर पे डिपेंड करता है, हमने कितना लेबर लगाया। ये क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। ये जो आपका आउटपुट हो जाता है, जो आपका उत्पादन होता है, ये डिपेंड किसके पर पास किस पर करता है, नंबर ऑफ लेबर्स कितने लगते हैं। ठीक है। दूसरा, आपके पास कैपिटल कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, पूंजी आपने कितना लगाया है। ठीक है। इसके अलावा आपका मैनेजमेंट कैसा है, एम कैसा है, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स किस कैसे है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो अ, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कैसी है। तो आपका जो आउटपुट है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सब पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हमारे पास स्वतंत्र चर हो जाती, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। और स्वतंत्र चर का मतलब वो चर होते हैं जो ऑटोमेटिक परिवर्तित होते हैं। ये क्या होता है, इनमें परिवर्तन स्वतः होता है। और इस पर जो आपका होता है आश्रित चर, ये आश्रित चर निर्भर करता है। ठीक है। ये आश्रित चर इस पर निर्भर करता है, जो आपका आउटपुट है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो हमारे पास ये आउटपुट है, जो आपके पास क्वांटिटी है, जो आपका उत्पादन है, ये डिपेंड करता है लेबर पर, ये डिपेंड करता है कैपिटल पर, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर, ये डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्स पर, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। तो आपके पास दो प्रकार के फलन होते हैं। एक आपका होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है। अल्पकालीन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल वो समय होता है जब उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वो उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सके, तो इसे हम लोग शॉर्ट रन कहते हैं। शॉर्ट रन का मतलब होता है उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि उत्पादन के सारे संसाधनों को वो परिवर्तित कर सके, केवल कुछ संसाधनों को क्या होता है, परिवर्तित करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। यानी Q इज द फंक्शन ऑफ, आपके पास मान के चलिए आपका दो साधन है, एल एंड मान लेते हैं के। ठीक है। लेबर एंड कैपिटल, मान लीजिए उत्पादक के पास दो साधन है। ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अल्पकाल में, अल्पकाल या कोई भी काल है, प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर एंड कैपिटल है। और अल्पकाल में मांग बढ़ जाती, तो मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप एक उत्पादक केवल और केवल लेबर बढ़ा करके अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है और कैपिटल को वो स्थिर रख देता है, ये आपका कांस्टेंट रख देता है। और केवल नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके, नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके यदि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है, तो हम इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि उत्पादन के सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप इतना समय नहीं होता कि उत्पादन के संसाधनों को परिवर्तित कर सके, तो केवल कुछ एक संसाधनों को परिवर्तित करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसे हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। वहीं आपके पास हो जाता है दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन वो उत्पादन फलन होता है जब उत्पादक के पास इतना समय होता है, लॉन्ग रन में इतना समय होता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सकता है। उत्पादन के सभी संसाधनों को, सभी इनपुट्स को, सभी आगतों को, सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सकता है। जब उत्पादक के पास इतना समय होता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सकता है, तो इसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। यानी Q इज द फंक्शन ऑफ
आपके पास KL है, वही चीज चाहे आप आगे रखिए चाहे पीछे, आपके पास पूंजी और लेबर है, और दोनों संसाधनों को परिवर्तित करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा देते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन को परिवर्तित करता है, जबकि कुछ साधन को, अन्य साधनों को स्थिर रखता है। तो इसमें सारे संसाधन परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत जो आपके सारे उत्पादन के संसाधन परिवर्तित होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, इसे हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास पहला हो जाता है क्या, अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दूसरा आपका हो जाता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दो प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन हो गए। अल्पकालीन उत्पादन फलन वो उत्पादन फलन होता है जब आपके पास इतना समय नहीं होता कि उत्पादन के सारे संसाधनों को परिवर्तित कर सको, तो आप क्या करते हो, एक संसाधन को यहां पे मान के चलते हैं, दो उत्पादन के संसाधन है, तो एक संसाधन को आप स्थिर रख देते हो और अन्य संसाधन को लगातार बढ़ाते जाते हो। यानी आपका Q इज द फंक्शन हो जाता है, जो स्थिर संसाधन है उसको आप हटा दीजिए तो लेबर हो जाता है। आप लेबर को बढ़ाते हो और उसके परिणाम स्वरूप अगर आप उत्पादन को बढ़ाते हो तो इसे हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है, उत्पादक के पास इतना समय होता है कि उत्पादन के दोनों संसाधनों में वृद्धि करता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब दोनों संसाधनों में वृद्धि करता है तो K का मान बढ़ता है और L का मान बढ़ता है। कैपिटल भी वो बढ़ा सकता है, इतना समय होता है, और लेबर भी बढ़ाता है, जिसके माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करता है। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन कैसे होगा? अल्पकालीन उत्पादन जो फलन होता है, आधार अक्ष पर आप क्या रखते हो, जो परिवर्तनीय संसाधन है, जो परिवर्तनीय संसाधन, यहां पर मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने लेबर लिया है, और आधार आपका लंब अक्ष पर मैंने प्रोडक्शन को लिया है। ठीक है, प्रोडक्शन को लिया है। तो जो आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है वो आप मूल बिंदु से निकलता है और कुछ ऐसा शेप रखता है। ठीक है, तो यानी Q इज द फंक्शन ऑफ आपका L1 हो जाता है। ठीक है, Q इज द फंक्शन ऑफ L1 आपका हो जाता है, यानी ये आपका जो नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन मूल बिंदु से बढ़ता है, यानी ये आपका टोटल प्रोडक्शन 0 होता है, और वहां से जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते आप चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी लगातार बढ़ता चला जाता, गोइंग ऑन मैक्सिमा इट विल बी डिक्लाइन। ये क्या होता, गिरने लगता है। वहीं जब मैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करता हूं, तो दीर्घकालीन उत्पादन जो फलन आपका होता है, वो दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि उत्पादन के दोनों संसाधन को परिवर्तित कर सके। तो एक अक्ष पर आपका एक संसाधन होगा, मैंने आधार अक्ष पर लेबर को ले लिया, और लंब अक्ष पर मैंने कैपिटल को ले लिया। ठीक है, और इसमें एक प्रोडक्शन पाथ होता है। प्रोडक्शन पाथ का मतलब होता है दैट रिप्रेजेंटिंग, जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव है। अगर ये 45 डिग्री का है तो आपने जो टेक्नोलॉजी लगाई है वो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी लगाई है, अर्थात लेबर तथा कैपिटल दोनों इंटेंसिविटी को दिखाता है। अगर हम इस प्रोडक्शन पाथ पे चलते हैं तो ये दैट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है कि ये किस रेशियो में हम लेबर और कैपिटल को लगाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमको ये सम उत्पाद वक्र आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 प्राप्त होता है। मान लीजिए मैंने दीर्घकाल में एक लेबर लगाया और एक पूंजी लगाया। ठीक है, मैंने यहां पर, तो इसके परिणाम स्वरूप संतुलन बिंदु हम ए पर आ जाते हैं और उत्पादन कितना हो जाता है, आइसो प्रोडक्ट का 100 हो जाता है। तो देखिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो होता है वो मूल बिंदु से नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, मूल बिंदु से आपके पास उन्नतोदर होता है। ठीक है, और उन्नतोदर का मतलब होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आप देखिए ऐसा कुछ शेप होता है, तो ये मूल बिंदु से नहीं निकलता है, और ये आपके पास उत्पादन फलन जैसे जो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रल टेक्नोलॉजी यानी जो आपके पास श्रम तथा पूंजी गहन दोनों है, यानी श्रम और पूंजी का अनुपात लगभग बराबर, उस तकनीक पर ये काम करता है और वहां पर होता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन देखिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, इट इज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ओरिजिन,
बिन, ये मूल बिन से नहीं निकलता है, जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन जो होता है वो मूल बिन से निकलता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर हो जाता है। जब अल्पकालीन उत्पादन फलन में नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया जाता है, तो नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया जाता है तो जो उत्पादन फलन होता है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, देखिए Q इज द फंक्शन ऑफ, अब आपका L2 नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया गया तो उत्पादन बढ़ा गया। यहां दीर्घ काल में उत्पादन के दोनों संसाधनों को जब हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन के दोनों संसाधनों को बढ़ाने से आइसो प्रोडक्ट कर्व 200 हो जाता है एंड वी कम एट ए टू बी पॉइंट। हम ए से बी पॉइंट पर आ जाते हैं। नंबर ऑफ लेबर जो बढ़ करके 2L हो जाता है तथा नंबर ऑफ जो कैपिटल है वो बढ़ करके 2K हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल दोनों यहां पर इनहेंस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। क्लियर है? तो जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है उसमें सभी संसाधनों को परिवर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आइसो प्रोडक्ट कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट करता है। और जब आपका आइसो प्रोडक्ट ऊपर की ओर शिफ्ट करता है तो हम देखिए ये प्रोडक्शन पाथ पे चलते चले जाते हैं। उत्पादन फलन जो आपके पास उत्पादन पाथ है इस पर चले जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी की कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अल्पकालीन में देखिए फिर से नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाया गया। नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाने से ये आपका क्या हो जाता है, आपका उत्पादन बढ़ करके जो आपका Q2 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ लेबर अब बढ़ करके L3 हो जाता है। और हम जब नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ लेबर को और बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन और बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखिए निकलता ओरिजिन से है और ये ओरिजिन से दूर हो जाता है। जब यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाते हैं तो आइसो प्रोडक्ट कर्व 3 हो जाता है। और आइसो प्रोडक्ट कर्व 3 होने का तात्पर्य ये बताता है कि नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके मैंने 3 कर दिया है और पूंजी को बढ़ाकर 3 टाइम्स कर दिया है। तो इस प्रकार जब नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम और ऊंचे उत्पादन फलन सी पर पहुंच जाते हैं, सी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व 300 पर हो जाते हैं तो देखिए उत्पादन बढ़ जाता है। तो और इसी प्रकार आप देख सकते हो कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में वृद्धि कैसे होती है तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन में वृद्धि कैसे होती है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम कैसे वो इकोनॉमी में कैसे परिवर्तित होती रहती है। तो यहां पर आप देखिए कि जब आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 पर थे तो इसका मतलब था 1K प्लस 1L। ठीक है, 1K प्लस 1L। जब हम 200 पर आए तो 2K प्लस 2L। ठीक है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और यहां पर जब हम आ जाते हैं तो आपका 3K एंड प्लस 3L हो जाता है। तो ये आप देखिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो रेशियो में बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और पॉइंट नोटेबल आपका बन जाता है जो आपको परेशान करता है। अगर श्रम तथा पूंजी को एक ही अनुपात में बदलिए। ठीक है, अगर आपके पास पूंजी एंड श्रम है, इसको अगर n टाइम सी बढ़ाइए तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा उसे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की संज्ञा देते हैं। सहजातीय फलन, सहजातीय फलन। और जब श्रम की मात्रा अलग रेशियो में, जैसे मैंने पूंजी को n टाइम बढ़ाया और श्रम को मैंने क्या किया, मैंने श्रम को m टाइम बढ़ा दिया। ठीक है, दोनों के बढ़ाने का अनुपात अलग अलग हो जाता है तो जो प्रोडक्शन फंक्शन प्राप्त होता है वो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस या असहजातीय उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, बहुत बार यहां पे एमसीक्यू पूछा जाता है। जब उत्पादन के सभी संसाधनों को अधिकतर दीर्घकाल में आपको दिखाई पड़ता है तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है वो कौन सा होता है। तो आप कहिए कि देखिए नंबर ऑफ लेबर यहाँ 1 होता है तो ये इसको क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में बदलते हैं। जबकि पूंजी आपकी स्थिर रहती है तो आपके पास ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। देखिए पूंजी के साथ श्रम का अनुपात जो आपका लगातार परिवर्तित हो जाता है तो असहजातीय उत्पादन फलन आपका होता है अल्पकालीन। असहजातीय क्या होता है, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्योंकि इसका जो रेशियो होता है, मान के चलिए मैंने 1 गुना पूंजी के साथ पहले 1 लेबर लगाया। ठीक है,
फिर एक ही पूंजी के साथ मैंने 2 लेबर लगाया, देखिए नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते हो बट पूंजी की मात्रा क्या होती है, स्थिर रहती है, तो आपका कॉम्बिनेशन लगातार बदलता जाता है कि नहीं बदलता जाता। ठीक है, नंबर ऑफ 1 कैपिटल के साथ आपने 3 लेबर लगाया, तो देखिए नंबर ऑफ कैपिटल के साथ जो लेबर का रेशियो कंटिन्यू अल्पकाल में बदलता रहता है, तो इसे हम लोग असहजातीय उत्पादन फलन कहते हैं, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है, और दीर्घकाल में 2 प्रकार का कन्वर्ट हो जाता है। अगर दोनों श्रम तथा पूंजी का मान समान रूप से बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे यहां आप देख सकते हो श्रम तथा पूंजी का मान यदि समान रूप से बढ़ रहा है तो आपका सहजातीय उत्पादन फलन होगा, और अगर दोनों असमान रूप से बढ़ रहा है तो असहजातीय उत्पादन फलन होगा। दैट इज वेरी नोटेबल पॉइंट बन जाता है कि 2 प्रकार का उत्पादन फलन यहाँ पे काम करता है, और अल्पकालीन आपका नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पास अब आप क्लियर हो जाएगा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। अब हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन पर विशेष चर्चा करते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन पर विशेष चर्चा करने का तात्पर्य यह होता है कि अल्पकाल में जब उत्पादक उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाता है, ठीक है, तो उसने अल्पकाल में नंबर ऑफ लेबर बढ़ाता है, तो वो देखता है कि उत्पादन में कुल उत्पादन में प्रवृत्ति की जो दिशा थी वो क्या थी, एक विशेष प्रकार की दिशा में बढ़ता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की दिशा में बढ़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, हमने जब इस बिहेवियर को नोट किया तो हमको एक सरप्राइज हुआ। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो जब अब हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं, और अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हमने जब उत्पादन के संसाधनों को विशेष रूप में बढ़ाया तो एक विशेष प्रकार का हमको रिलेशनशिप दिखाई पड़ा, यही आपका वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ बन गया। तो इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा टोटल प्रोडक्शन होता है। टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ लेबर या कैपिटल जो भी अपने संसाधन को बढ़ाया या घटाया है उसके आधार पर इसकी गणना आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो टोटल प्रोडक्शन होता है इट इज द फंक्शन ऑफ लेबर का फलन होता है। नंबर ऑफ लेबर को आप बढ़ाते चले जाते हो तो टोटल प्रोडक्शन भी कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रवृत्ति होती है बढ़ने की या घटने की, और उस विशेष प्रवृत्ति को ही हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ के नाम से जानते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ का तात्पर्य होता है कि जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने के परिणाम स्वरूप जो हमारा उत्पादन था उसमें वृद्धि में एक विशेष प्रकार की गति देखने को प्राप्त होती है। तो ये जो विशेष प्रकार की गति जो होती है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो विशेष प्रकार की गति होती है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने इसको ही आपको क्या किया है, उन्होंने कहा है वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ। वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ क्या होता है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम या अल्पकालीन उत्पादन के नियम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो अब आपको नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने पर आपको टोटल प्रोडक्शन में जो बढ़ने की प्रवृत्ति मिलती है वो विशेष प्रकार की प्रवृत्ति मिलती है, प्रारंभ में तेजी से बढ़ता है। ठीक है, प्रारंभ में ये तेजी से बढ़ता है टोटल प्रोडक्शन, फिर बाद में ये स्थिर गति से बढ़ने लगता है,
फिर बाद में ये घटते दर से बढ़ने लगता है, और घटते दर से बढ़ने के साथ साथ गोइंग ऑन मैक्सिमा, मैक्सिमा होता है और फिर डिक्लाइन करने लगता है। तो ये टोटल प्रोडक्शन में जो एक विशेष प्रकार की जो वृद्धि दिखाई पड़ती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ जब अब आपका एवरेज प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ लेबर को डिवाइड करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं कि टोटल प्रोडक्शन को जो एक नंबर ऑफ लेबर से बढ़ाने से जो क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसको पूर्ववर्ती इकाइयों से घटाने पे मार्जिनल प्रोडक्शन निकल आता है। तो हमको तीन प्रकार के प्रोडक्शन को आपस में कंपेयर करना होता है। इसमें टोटल प्रोडक्शन को कंपेयर करना होता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन को कंपेयर करना होता है, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन को कंपेयर करना होता है। तो ये अभी मैंने डिफाइन किया है, लेकिन हम जब टेबल को देखेंगे तो और अच्छे से ये डिफाइन हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग टेबल के माध्यम से और क्लियरली देख सकते हैं। आपका जो यहां पर आपका नंबर ऑफ लेबर है, पहला नंबर ऑफ लेबर है जो हमने यहाँ पर परिवर्तनीय लिया है, ठीक है। नंबर ऑफ लेबर को हमने परिवर्तनीय चर लिया है, परिवर्तित चर है जो बदल सकता है अल्पकाल में, इसलिए नंबर ऑफ लेबर को लिया है। इसके साथ स्थिर पूंजी कोई काम कर रही है जो हम नहीं दिखा रहे हैं, स्थिर पूंजी होगी। तो ये स्थिर पूंजी के साथ नंबर ऑफ लेबर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, हमारा रेशियो टेक्निकल रिलेशनशिप कंटिन्यू चेंज होता चला जाएगा। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए प्रारंभ में हमने प्रोडक्शन फंक्शन में एक लेबर लगाते हैं, तो मुझे टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वो क्या होती है, वो दिखाई पड़ती है कि मैंने 10 जो है टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। टोटल प्रोडक्शन आपका कितना बढ़ जाता है, 10 बढ़ जाता है। जब मैंने नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके 2 कर दिया तो टोटल प्रोडक्शन में मेरी वृद्धि कितनी दिखाई पड़ी, 26 की दिखाई पड़ी। जब मैंने 3 कर दिया तो 3 में मैंने देखा कि आपका टोटल प्रोडक्शन 48 हो जाता है। 4 में मेरा कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ा। 5 में ये हो जाता है 75। 6 में आपका हो जाता है कितना, आपके पास 84 प्राप्त हुआ। 7 में कितना हो जाता है, 7 में 91 हो जाता है। 8 में कितना हो जाता है, 8 में आपका 96 हो जाता है। एंड आपका 9th में कितना हो जाता है, 9th में आपका 100 हो जाता है, या 99 कर लीजिए, 99। 10 में कितना हो जाता है, 10 में आपका 100 हो जाता है। एंड आपका 11 में कितना हो जाता है, तो 11 में आपका 11 में भी आपका 100 रहता है। और 12 भी एक यूनिट मान लेते हैं, जो जगह यहां पर नहीं बच रही है लेकिन उससे कम हो जाता है, वो हमने एज्यूम कर लिया तो ये हमारे पास एक बिहेवियर है टोटल प्रोडक्शन में बढ़ने का, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है तो और इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एवरेज प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्शन में से नंबर ऑफ लेबर को डिवाइड कर दीजिए। जब टोटल प्रोडक्शन में से नंबर ऑफ लेबर्स को डिवाइड करेंगे तो पहली इकाई में टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन में 1 से आप डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रोडक्शन 10 ही रहेगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 26 से को 2 से डिवाइड करिए तो आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर आपका 16 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर आपको 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। फिर 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 हो जाएगा। 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 हो जाएगा। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। एंड 11 को से डिवाइड करेंगे तो 9.1 हो जाएगा। और मैंने एक और आगे यूनिट 12 भी मानी है, अप्रोक्सीमेट 12 मानी है,
जहां पर आपका ये 96 हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है, तो 12 को 96 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 8 प्राप्त हो जाता है। तो ये एवरेज प्रोडक्शन का आपका बिहेवियर मिल जाता है कि एवरेज प्रोडक्शन आप देख लीजिए कि पहले बढ़ता है बट इट इज गोइंग ऑन मैक्सिमा, ये अधिकतम होने के बाद कम होने लगता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपकी 16 हो जाती है। जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो भी बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है। अब हमारे पास एक एक मिनट, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन को हमको कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्शन में से नंबर ऑफ लेबर को मैं डिवाइड करता हूं। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, आपका 26 का 2 से डिवाइड किया 13, 48 को 3 से डिवाइड किया 16, 64 को 4 से डिवाइड किया 16, 75 को 5 से डिवाइड किया 15, 84 को 6 से डिवाइड किया 14, और 91 को 7 से डिवाइड किया 13, 96 को 8 से डिवाइड किया 12, 99 को 9 से डिवाइड किया 11। आपका इस तरह आप एवरेज प्रोडक्शन टेबल को फाइंड आउट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन आपका जो सीमांत उत्पादन है, इसको निकालने के लिए आप क्या करिए कि जो आपके पास कुल उत्पादन टेबल पर जाइए, कुल उत्पादन को पूर्ववर्ती से माइनस कर दीजिए। तो 10 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 0 है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी 10 रहेगा। फिर 26 को आप पूर्ववर्ती 10 से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 16। ठीक है, उसी प्रकार अब आपके पास क्या हो जाएगा, 48 को 26 से माइनस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, 64 को आप 48 से माइनस कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। 75 को 64 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 11 हो जाएगा। 84 को 75, 84 में से 75 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास 9 निकल आ जाएगा। 91 को 84 से आप कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। आपका 96 से आपका ये माइनस कर देंगे पूर्ववर्ती इकाइयों को तो आपके पास 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 मिलेगा और आपके पास 1 प्राप्त होगा, और 100 को 100 से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 96 में से 100 को माइनस करेंगे तो 12 यूनिट पे -4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सीमांत उत्पादन जो आपका प्राप्त होता है वो कुल उत्पादन की पूर्ववर्ती इकाइयों से हमको प्राप्त होता है, और ये मेरे पास एक प्रकार से एक टेबल जनरेट होती है अल्पकालीन उत्पादन फलन के बिहेवियर की टेबल है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की बिहेवियर की ये बात करते हैं कि प्रारंभिक इकाई में, प्रथम इकाई पर टोटल प्रोडक्शन का मान, औसत उत्पादन का मान तथा सीमांत उत्पादन का मान, तीनों का मान बराबर होता, लगभग नहीं, तीनों का मान बराबर होता है। अब देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते जाते कुल उत्पादन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कुल उत्पादन जब बढ़ता चला जाता है तो इसमें प्रथम बिहेवियर ये दिखाई पड़ता है कि प्रथम बिहेवियर आप देख सकते हो कि 64 तक आपका, यहां से लेकर के 64 तक रैपिडली आपका बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बढ़ती दर से उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ती दर से उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, क्या होता है, रैपिडली बढ़ रहा, तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद आपने देखा कि यहां पर जो उत्पादन बढ़ रहा है वो घटती दर से बढ़ रहा है, आपके पास घटती दर से बढ़ रहा है, और गोइंग ऑन मैक्सिमा इसके बाद ये निगेटिव हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का ट्रेंड टोटल प्रोडक्शन में आपको दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार का 3 प्रकार का ट्रेंड आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक एवरेज प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, औसत उत्पादन आपका बढ़ रहा है। इसके बाद यहां पर आप देखिए मैक्सिमा हो जाता है, हो जाता है मैक्सिमा। ठीक है, ये आपका 16 है जो बढ़ते ही हम उसमें शामिल कर रहे हैं कि यहां पर ये मैक्सिमा हो जाता है। इसके बाद देखिए कंटिन्यू कम होना प्रारंभ हो जाता है, और कंटिन्यू कम होना प्रारंभ होता है, और जहां पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमा हो जाता है उसके बाद आपका दूसरा, आपका थर्ड स्टेज प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार सीमांत उत्पादन देखिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये देखिए जो आपके पास थर्ड यूनिट तक मैक्सिमा होता है ये आपका
ये आपका मतलब ये यहां से आप अगर आप बात करते हो तो चौथी यूनिट पर ये मैक्सिमा हो जाता है, जबकि ये थर्ड यूनिट पर यानी मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो औसत उत्पादन के 1 या 2 इकाई के पूर्ववर्ती ही आपका मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है और ये मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो आपका जीरो हो जाता है और जीरो के बाद ये आपका निगेटिव हो जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन में इस प्रकार के 3 प्रकार के ट्रेंड दिखाई पड़ते हैं। तो यही इसकी एक विशेषता के रूप में जाना जाता है, जो आगे चलिए विशेषता को देख लेते हैं। जब मैंने इसका डायग्राम प्लॉट किया तो डायग्राम में कुछ ऐसी विशेषता मिली, इन विशेषताओं को ही एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। ये आपका टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमा हो जाता है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है और ये आपका एवरेज प्रोडक्शन है। जहां पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उससे एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए। वो उससे एक लाइन आपको ड्रा कर लीजिए, ये लीजिए मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब आपका 3 क्लस्टर बन गए, एक दूसरा जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता उस पर एक लाइन है, तो ये स्टेज 1 की संख्या दी जाती है। इसमें स्टेज 01 की संख्या है। स्टेज 01 ये जो पूरा क्लस्टर है इसको हम लोग संज्ञा देते हैं। ये आपका स्टेज 2 की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है और यहाँ पर स्टेज 3 की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहले स्टेज में देखिए कि टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट। देखिए तेजी से इसका ढाल परिवर्तित होता है, स्लोप चेंज होता है, तो आप देख सकते हो कि टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, औसत उत्पादन भी बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन औसत उत्पादन की वृद्धि दर जो होती है वो सीमांत उत्पादन की वृद्धि दर की अपेक्षा कम होती है। सीमांत उत्पादन गोइंग ऑन पहले स्टेज पर वो अधिकतम हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्स पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम हो जाता है और डिक्लाइन करने लगता है। और जहां पर औसत उत्पादन मैक्सिमम होता है वहां पर औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये पहले स्टेज की कंडीशन है कि प्रथम स्टेज में जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है, बढ़ता है, ठीक है। आपका एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तीनों बढ़ते हैं, ठीक है, तीनों बढ़ते हैं। लेकिन ठीक है आपका एवरेज प्रोडक्शन की अपेक्षा मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है और टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ता है, ये विशेष बात होती है। और मैक्सिमम जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है इसी स्टेज पर मैक्सिमा हो जाता है और आपका एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमा पॉइंट से ऊपर से नीचे की ओर काट करके आगे बढ़ता है। सेकेंड स्टेज पर टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ता है लेकिन घटती दर से, बढ़ता तो है बट डिक्लाइन रेट से। इसकी स्लोप आप देख सकते हो कि इसकी स्लोप क्या होती है, अप स्लोप जो होती है वो क्या होती है, लगातार आपकी स्लोप घटती चली जाती है। तो स्लोप लगातार घटती जाती है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है बट घटती दर से, डिक्लाइन रेट से, घटती दर से बढ़ता है, ठीक है। यहां पर देखिए एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों गिरने लगते हैं, एवरेज प्रोडक्शन गिरता है और मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है, दोनों प्रोडक्शन हमारे यहां पर गिरना प्रारंभ होते हैं। और जब दोनों प्रोडक्शन यहां गिरना प्रारंभ होते हैं तो यहां पर आप देखिए कि जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हो जाता है सेकेंड स्टेज पर, और सेकेंड स्टेज पर जब मार्जिनल एमपी जीरो हो जाता है तो वहीं पर टोटल प्रोडक्शन भी यहां पर मैक्सिमा हो जाता है। ये आपका नोटेबल पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम्स में कि एक प्रोड्यूसर किस स्टेज पर इक्विलिब्रियम पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेकेंड स्टेज पर। जब अगर मान लीजिए कोई उसका वेज नहीं देना, मान लीजिए कोई मजदूरी नहीं देनी है, तो जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है टोटल प्रोडक्शन वहीं पर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रोडक्शन स्टेज पर अभी भी पॉजिटिव बना रहता है। थर्ड आपका स्टेज है, ये आपका जो पोर्शन है थर्ड स्टेज है जिसमें टोटल प्रोडक्शन आपका डिक्लाइन करने लगता है।
इसमें डिक्लाइन करने लगता है, बट पॉजिटिव बना रहता है, लेकिन धनात्मक बना रहता है। दैट इज वेरी नोटेबल पॉइंट। एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइन करता है, मार्जिनल प्रोडक्शन आपका डिक्लाइन करता है, दोनों प्रोडक्शन आपके डिक्लाइन करते हैं, लेकिन आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो आपका निगेटिव हो जाता है और औसत उत्पादन अभी भी धनात्मक बना रहता है। दैट इज नोटेबल पॉइंट। ये आपका क्या होता है, सोचने वाला यहाँ पॉइंट हो जाता है। तो थर्ड स्टेज में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा स्टेज होता है जहां पर उत्पादन निगेटिव हो जाता है, सीमांत उत्पादन, तो आप बोलोगे थर्ड स्टेज। इस अवस्था में टोटल उत्पादन कैसा होगा? इस अवस्था में टोटल उत्पादन धनात्मक होगा, लेकिन गिरता हुआ होगा। तो ये 3 स्टेज पर कहानी आपका अल्पकालीन उत्पादन फलन करता है और मोस्टली एमसीक्यूज यहीं से पूछे जाते हैं। ये आपको डायग्राम याद रखना है। तीनों क्लस्टर्स को जो स्टेज के रूप में मैंने दिखाया ये आपको नोट करना हो, और इसमें जो बिहेवियर होता है टोटल प्रोडक्शन, ए मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, इसी के बीच के कॉम्बिनेशन को ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपका वेरी नोटेबल पॉइंट बन जाते हैं और इसका बिहेवियर आप देख लीजिएगा, और यही आपका एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी रिवीजन किया अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है और अल्पकालीन उत्पादन फलन में बिहेवियर क्या होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकाल, जिसको हम लोग पैमाने का प्रतिफल संज्ञा देते हैं, रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल का तात्पर्य होता है कि जब हमारे पास दीर्घकाल में इतना समय होता है कि उत्पादन के सभी संसाधनों को हम परिवर्तित कर सके, अर्थात जब हम सारे ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनहेंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो मेरा पैमाना ही बदल जाता है, मेरा स्केल ही बढ़ जाता है। इसीलिए इसे रिटर्न टू स्केल की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे ऑल द फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंजेबल हो जाते हैं, तो मेरा स्केल लार्ज हो जाता है, मेरा स्केल बड़ा हो जाता है। तो यानी हमारे पास क्या होता है कि Q इज द फंक्शन ऑफ के एल होता है। आपका जो उत्पादन होता है वो श्रम तथा पूंजी, मैंने दो संसाधनों को माना, दो संसाधनों पर निर्भर करता है, और दीर्घकाल में आप के का मान बढ़ा सकते हो, आप एल का मान बढ़ा सकते हो, देन यू कैन इनहेंस क्यूज वैल्यू को आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी एक विशेष गति देखी गई कि जब हमने श्रम की मात्रा को और पूंजी के मात्रा को दोगुना बढ़ाया, श्रम तथा पूंजी की मात्रा को दोगुना करते, यानी होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत, तो आपने देखा कि जो उत्पादन था वो प्रारंभ में वो 3 गुना बढ़ गया था। यानी प्रोडक्शन जो आपका था प्रारंभ में वो 3 गुना बढ़ गया था। क्योंकि ठीक है, जो 3 गुना बढ़ गया, यही इसका नाम रखा गया वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल। वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल इसको नाम रखा गया। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का नाम रखा गया। ठीक है, इसका कारण क्या था? कि इसका कारण था कि हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे थे, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे थे, और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे थे, और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्राप्त होने लगी थी। एक्सटर्नल और इंटरनल आपका इकोनॉमीज प्राप्त हो रही थी। इसलिए आपका जिस अनुपात से उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा रहे थे, उस अनुपात से अधिक अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो रहा था। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिटर्न टू स्केल, एंड इसी का नाम रखा गया वेरिएबल। आपके पास आपका वेरिएबल कहते हैं आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसकी संज्ञा दी गई थी। यह प्रथम चरण में एक उत्पादक को प्राप्त होता है। फिर इसी प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, जब हमको ये स्टेज पार कर जाते हैं, तो हमने क्या किया कि जब हमने उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाया, 2 गुना आपने पूंजी किया और 3 गुना आपने पूंजी किया और 3 गुना आपने लेबर को बढ़ाया, तो उत्पादन भी 3 गुना बढ़ जाता है। ये एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पे आप ऑप्टिमाइजेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जिस अनुपात में उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाते हैं, उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ने लगता है। इसे आप लोगों ने
स्थिर पैमाने का प्रतिफल नाम दिया। ठीक है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल का तात्पर्य होता है कि जिस अनुपात में आप उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा रहे हो, इनपुट्स को बढ़ा रहे हो, उसी अनुपात में आपका आउटपुट भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपको ऐसा कोई दशा मिले, यहां पर देखिए ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे, इसलिए प्रथम स्टेज हमें प्राप्त हुआ। इंटरनल तथा एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल रही थी, इसलिए ऐसा हुआ। यहां पर ऐसा क्यों होता है? हम ऑप्टिमम स्टेज पर आ चुके होते हैं। ठीक है, किसी भी संसाधन का ऑप्टिमम यूज हो चुका होता, इसमें ऑप्टिमम की तरफ हम लोग जाते हैं प्रथम स्टेज में। इसमें सेकेंड स्टेज में यही आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टेज भी आप इसको कहो तो बुरा नहीं होगा, ये ऑप्टिमम स्टेज होगा। और यहां पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, आपका एक्सटर्नल तथा इंटरनल इकोनॉमीज मैक्सिमम हो जाती है, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं आपका अधिकतम हो जाती हैं, और यही एक ऑप्टिमम स्टेज होती है। फिर फ्यूचर में क्या देखा गया कि जब उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा करके 4K एंड आपका क्या हुआ, आपका 4L कर दिया गया, उत्पादन के संसाधनों को 4 गुना बढ़ाया गया, तो उत्पादन 4 गुना ना बढ़ करके 3.5 गुना बढ़ा, ऐसा बिहेवियर दिखाई पड़ा। तो इसका तात्पर्य होता कि जिस अनुपात में मैंने उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाया, उस अनुपात से कम अनुपात पे आपका उत्पादन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इसे कहा गया। और इसका कारण हुआ ऑप्टिमाइजेशन, हमारा हम ऑप्टिमाइजेशन से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टूट चुका है और उस ऑप्टिमाइजेशन से हम दूर हटते जा रहे हैं, और यहां पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए हमको ऐसा स्टेज प्राप्त होता। तो ये तीनों स्टेज आप नोट करिएगा। ठीक है, प्रथम स्टेज जिसे वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल आप संज्ञा देते हो, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल का तात्पर्य होता है कि उत्पादन के, जिस उत्पादन के जब सारे संसाधनों को बढ़ाते हैं तो उस अनुपात से अधिक अनुपात में हमारा उत्पादन प्राप्त होता है। आप यहां पे देख सकते हो कि ग्रेटर देन आपका हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू स्थिर को दिखाता है, और आपका लेस देन रिप्रेजेंट करता है ह्रासमान को। एग्जाम्स में आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा ऐसे कि अगर आपके पास Q इज द फंक्शन ऑफ का दिया गया है, ठीक है, Q इज द फंक्शन ऑफ L के दिया गया है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लेबर इसको A टाइम्स बढ़ाया, लेबर को कैपिटल को A टाइम्स बढ़ाया गया, और आपका उत्पादन B टाइम्स बढ़ जाता है, सपोज दैट। ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है। इफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो निम्न में से कौन से रिलेशनशिप सत्य होंगे? इंक्रीजिंग तो पहला आपको दे देगा B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन दे देगा B इक्वल टू A, तीसरा ऑप्शन दे देगा, ठीक है, B इज लेस देन A, और चौथा ऑप्शन दे देगा B इज नॉट इक्वल टू A। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा? एग्जाम में ये दे देता है, इंक्रीजिंग आपका जो देता है कि ये कौन सा विच मतलब इन ऑप्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऊपर युक्त इंफॉर्मेशन से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एग्जाम में ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपका इसी में दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि अगर एबव इंफॉर्मेशन दी गई है तो कांस्टेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट को कौन कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्बिनेशन, सॉरी वन कॉम्बिनेशन, आपका ए इक्वल टू बी, टू कॉम्बिनेशन, ए इज ग्रेटर देन बी, थ्री कॉम्बिनेशन, बी इज ग्रेटर देन ए, आपका फोर कॉम्बिनेशन, बी इज नॉट इक्वल टू ए। ये चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को रिप्रेजेंट करेगा? और आपके पास ह्रासमान को जो होता है, जो आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में पहला कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू बी, आपका दूसरा कॉम्बिनेशन ए इज ग्रेटर देन बी,
तीसरा कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन आपका ए, एंड आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज नॉट इक्वल टू ए। ये तो ये डिक्रीजिंग तो तीनों प्रकार के ला आपका इस प्रकार का इक्वेशन दिया जाएगा, ये आपका ए और बी रेशियो में दिया रहेगा। तो आपका आपका ऑप्शन जो होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत कौन सा होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए होगा, बी का मान ज्यादा हो जाता है यहां पर और ए के मान की अपेक्षा, इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम करेगा। कांस्टेंट में जितने गुना आप श्रम तथा पूंजी को बढ़ाते हो उतने गुना आपका उत्पादन बढ़ता है, तो आपका इसमें ऑप्शन 1 होगा, यानी ए इक्वल टू बी होगा। और तीसरा आपका हो जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी जिस अनुपात से आप बढ़ाते हो, जिस अनुपात से आप श्रम तथा पूंजी को बढ़ाते हो उस अनुपात से उत्पादन नहीं बढ़ता, यानी आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत। जो आपको वहां पे याद रखना होगा कि मुझे फार्मूला क्या है, तो ये आपको थ्योरी याद रखनी पड़ेगी कि आपका जिस अनुपात से उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाते हैं, अगर उस अनुपात से अधिक अनुपात में आपका उत्पादन बढ़ता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, दूसरा जिस अनुपात से उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में यदि उत्पादन बढ़ता है तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल है, और जिस अनुपात में उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाते हैं उस अनुपात से कम अनुपात में अगर आपका उत्पादन बढ़ता है तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो पहला मैंने बताया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर मैं काम कर रहा हूं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत उत्पादन के जब संसाधनों को जिस अनुपात से बढ़ाया जाता है उस अनुपात से कम अनुपात, उस अनुपात से अधिक अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ता है, यानी Q आपका जो होता है इट इज द फंक्शन ऑफ क्या होता है, आपका लेबर एंड कैपिटल का फलन होता है। ठीक है, ये आप जानते हो कि आपका जो उत्पादन होता है, और जब हमने श्रम के संसाधनों को दोगुना कर दिया और पूंजी को दोगुना कर दिया तो आपने देखा कि जो आपका उत्पादन है वो 3 गुना प्राप्त हो जाता, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि 3Q इज ग्रेटर देन, आपका जिस अनुपात से श्रम तथा पूंजी को बढ़ाते उस अनुपात से अधिक अनुपात में आपका उत्पादन बढ़ता है। तो ये आपके पास मैंने कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को लिया, न्यूट्रल टेक्नोलॉजी को लिया, और इस न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के आधार अक्ष पर मैंने लेबर को लिया और मैंने लंब अक्ष पर मैंने कैपिटल को लिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि प्रारंभिक में आप आइसो प्रोडक्ट कर्व 1 पर हो, आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 पर हो, जहां पर आप एक लेबर तथा एक पूंजी को लगाते हो, एक लेबर तथा एक पूंजी को लगाते हो तो कितना उत्पादन प्राप्त होता है, 100 उत्पादन प्राप्त होता, एंड वी आर एट ए पॉइंट। जब मैंने नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ा करके 2 कर दिया, 2 लेबर एंड 2 दुगना, मैंने लेबर को, और होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत मैं काम कर रहा हूं कि जब मैंने नंबर ऑफ लेबर को एंड कैपिटल को दुगना कर दिया तो मैंने सोचा कि उत्पादन अब मेरा बढ़ करके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, वी एज्यूम, मैंने अनुमान लगाया, बट ये तो 300 हो गया था, यानी मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न मिला, एंड वी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर, मैं बी पर आ गया था। फिर मैंने क्या किया, जब उत्पादन के संसाधनों को 3 गुना कर दिया, 3L एंड 3K कर दिया, ठीक है 3K कर दिया, तो मुझे था कि मेरा उत्पादन 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, एंड वी विल, हम कहां पर हो गए, आइसो प्रोडक्ट कर्व 300 पर होंगे, बट ये तो अमेजिंग था, ये 600 हो गया था, और मैं कहां पर आ गया था, मैं आ गया था सी पॉइंट पर। तो देखिए द स्पॉन, ये जो आपका दूरी है ए से बी, इसकी अपेक्षा ये स्पॉन आपकी ये दूरी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो जब मैंने नंबर ऑफ लेबर को एक निश्चित रेशियो से बढ़ाया तो उत्पादन मुझे बढ़ती दर से प्राप्त हुआ। पहले मुझे 300, आपका देखिए कि पहले 100 से मैं 300 पहुंचा, और 300 से मैं कहां पर पहुंच गया, 600 पर पहुंच गया, तो उत्पादन आपका बढ़ती दर से प्राप्त हुआ, तो इसे आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की संज्ञा दोगे। फिर दूसरा था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जब मैंने नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाया, ठीक है, तो जिस अनुपात में नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल को मैंने बढ़ाया उसी अनुपात में आप क्या करते हो, उत्पादन भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका है, ये आपका प्रोडक्शन लाइन है।
ठीक उत्पाद रेखा, आधार अक्ष पर मैंने लेबर को लिया, लंब अक्ष पर मैंने कैपिटल को लिया। ठीक है, अब आप प्रारंभ में कहां पे रहते हो, आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 पर रहते हो। आपके पास एक लेबर और एक पूंजी का प्रयोग आप करते हो, एक लेबर और एक पूंजी का प्रयोग करते हो, तो वी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर रहते हैं। जब मैंने नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके 2 टाइम्स कर दिया, 2L कर दिया, और कैपिटल को भी मैंने बढ़ा करके 2 कर दिया, तो मेरा पॉइंट आपका बी पॉइंट आ जाता एंड वी आर एट 200। मेरा उत्पादन भी बढ़ करके 2 गुना हो गया। ठीक है, और जब मैंने नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके 3 कर दिया, 3 गुना नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाता हूं और पूंजी को भी 3 गुना बढ़ाता हूं, तो मैं सी पॉइंट पर आ जाता हूं और मेरा उत्पादन भी 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये कहता है, देखिए इसके बीच का स्पान जो होता है सब बराबर रहता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी होता है। इसके पूर्ववर्ती आप देख सकते हो कि ए बी का मान, ये जो स्पान इसका मान कम रहता है तथा बी सी का स्पान का मान ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार का मैं रिलेशनशिप देखता हूं। ये आपका ऑप्टिमाइजेशन स्टेज है। ऑप्टिमाइजेशन स्टेज है, यहाँ पर इंटरनल तथा एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा पाया जाता है। आपका लास्ट एंड तीसरा आपका होता है डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब प्राप्त होता है जब उत्पादक दोनों संसाधनों को लगाता है और दोनों संसाधनों को लगाने के परिणाम स्वरूप हमें कम मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। नीचे मैंने लेबर को लिया लंब अक्ष पर, आधार अक्ष पर, और आधार अक्ष पर मैंने कैपिटल को लिया। एंड आपका ये आपका प्रोडक्शन स्केल लाइन है। प्रोडक्शन स्केल लाइन है। प्रारंभ में मैंने क्या किया, एक लेबर के साथ एक पूंजी को मैंने लगाया, एक लेबर के साथ एक पूंजी को लगाया। आइसो प्रोडक्ट कर्व आपका 100 होता है। वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर रहता हूं। जब मैंने उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा करके 2L एंड 2K कर दिया, 2L एंड 2K कर दिया, तो उसके परिणाम स्वरूप आइसो प्रोडक्ट कर्व आपका 200 हो गया। ठीक है, 200 होना चाहिए, सॉरी 200 होना चाहिए, लेकिन आपको 200 आपका होना चाहिए, लेकिन आपका कितना बढ़ा, 180 बढ़ गया। ठीक है, एंड वी आर कम एट बी पॉइंट। जब मैंने नंबर ऑफ लेबर को बढ़ा करके 3 लेबर एंड 3 कैपिटल कर देता हूं, देखिए 3 कैपिटल कर देता हूं, तो 3 श्रम तथा 3 पूंजी को बढ़ा देता हूं, तो मेरा क्या हो जाता है, उत्पादन आइसो प्रोडक्ट कर्व मुझे 300 पर होना चाहिए, 240 हो जाता है। तो देखिए इसके बीच का स्पान लगातार कम होता चला जाता है। प्रारंभ में उत्पादन देखिए 80 का बढ़ा और अब मात्र 60 का बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और ये होता ऑप्टिमम से हम दूर हटते चले जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो जाता है और इससे हम लोग दूर होते चले जाते हैं। और दूसरा इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इकोनॉमीज होती हैं, इंटरनल तथा एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो होती हैं वो डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए ऐसा पाया जाता है। तो आज हमने जो रिवीजन किया, आज हमने 3 चीजों का रिवीजन किया। पहला रिवीजन आपके साथ हमने किया कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा हमने रिवीजन किया कि व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन के फलन के विषय में हमने जाना। तीसरी चीज हमने मतलब इसी के अंतर्गत हमने ये भी सीखा कि इनका डायग्राम कैसे होता है, इनका फंक्शन कैसे होता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होता है, आपका नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होता है, इसके विषय में भी आज हमने जानकारी प्राप्त किया। इसके साथ साथ इनका डायग्राम कैसे प्लॉट होता है, ये मूल बिंदु से निकलते हैं या नहीं निकलते, इनके विषय में भी हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद फिर मैंने देखा अल्पकालीन यानी परिवर्तनशील अनुपात के विषय में मैंने जानकारी कलेक्ट किया। ठीक है, और इसमें देखा कि जैसे कैसे अल्पकालीन भी जो उत्पादन पालन में बिहेवियर होता है उसको मैंने भी डायग्राम के माध्यम से आपको टेबल के माध्यम से समझाया। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमने दीर्घकालीन पैमाने का प्रतिफल जिसको दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, इसका भी हमने थ्योरी सीखी और थ्योरी सीखने के बाद इसको भी हमने डायग्राम के माध्यम से और कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया। तो ये आज आपका टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसको आप रिवीजन करिएगा, फिर